बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 18 से 22 में वेलकम। आज हम देखेंगे 5 लेक्चर एक साथ, लेकिन 5 लेक्चर्स बहुत कम वक्त में कवर करेंगे। ये चैप्टर तो पूरा 18 से 28 तक है, लेकिन आपका मिड टर्म 22 तक है, तो इसलिए हम 5 लेक्चर जो है वो एक साथ करेंगे। और आपके जो 5 लेक्चर्स हैं उनमें एक ही टॉपिक डिस्कस है, जो है एक्सपर्ट सिस्टम। और एक्सपर्ट सिस्टम में भी ज़्यादातर थ्योरी है, और थ्योरी से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना होगा। याद करने वाली कोई चीज़ें नहीं है इसमें ऐसी इसका आप रट्टा लगाएं या याद करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इन लेक्चर्स में से MCQs पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहा है। अगर तो आप फाइल्स MCQs के लिए करते हैं तो वेल एंड गुड, वो भी अच्छी हैं, लेकिन अगर फाइल्स नहीं करते तो फिर इन लेक्चर को आपको डीपली स्टडी करना होगा, ताकि आपके MCQs वाला पोर्शन स्किप ना हो। अच्छा, हम बात करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम पर। तो देखिए, सबसे पहले एक्सपर्ट सिस्टम, आपको पता है कि एक इंसान, अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम को छोड़ के, यानी इस सिस्टम को समझने से पहले हम बात करें कि अगर हम ये बात करें कि एक इंसान कब एक्सपर्ट होता है, हम उसको एक्सपर्ट कब कहते हैं। तो देखिए, अगर उसके पास नॉलेज है, उसमें काम करने की सलाहियत है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड से है, या वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से है, या वो मैथ्स की फील्ड से है, या बायो केमिस्ट्री किसी भी फील्ड से है, लेकिन उस फील्ड से रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, वो आपके प्रॉब्लम उससे रिलेटेड सॉल्व कर लेता है, तो हम कहते हैं ये एक्सपर्ट ह्यूमन है, लाइक वो एक्सपर्ट बंदा कहलाएगा। लेकिन अगर उसके पास ये सारी एबिलिटीज़ उसमें नहीं है, तो हम इसको एक्सपर्ट नहीं कहेंगे। सेम इसी तरह मशीन के अंदर अगर हम बात करें कि मशीन के अंदर जब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपके कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी हो, तो हम उसको एक्सपर्ट सिस्टम बोलेंगे। यानी जब भी कोई काम करता है तो उस काम के बारे में उसके पास स्किल्स होना, उसके पास एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो डिसीजन ले सकता है, तो इसका मतलब है वो एक्सपर्ट है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो आपके प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, जो एक्सपर्ट सिस्टम कहलाते हैं। हम इसकी अगर एक नॉर्मल सी और एक मेन एग्जांपल लें, तो वो आपका गूगल सर्च इंजन है, जिस पे आप देखें जब आप सर्च करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं ना, तो आपको वो रेड अंडरलाइन कर देता है, वो खुद करेक्ट करके आपको सोल्यूशन दे देता है। लाइक आप किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आप जो चाहते हैं वो आपको उसका सोल्यूशन दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्सपर्ट सिस्टम है, गूगल के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया है पूरा, जो आपके हर तरह के क्वेश्चन को समझता है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करता है, जो आप उससे चाहते हो वो आपको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम। अगर अब देखें, ये एक्सपर्ट सिस्टम की हमने बात की, अब अगर हम ह्यूमन एक्सपर्ट की बात करें तो वो भी सेम इसी तरह से होंगे, जिनके अंदर स्किल्स होंगी, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो डिसीजन लेने के काबिल होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक एक्सपर्ट बंदा है, या एक्सपर्ट सिस्टम होगा, वो एक्सपर्ट ह्यूमन में आ जाएगा। देखें, जब हम सिस्टम के अंदर भी हम कोई एबिलिटी या कोई सोल्यूशन ऐड करते हैं, तो वो भी किसकी मदद से होता है, वो उसी ह्यूमन की मदद से होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, वही इसको इसके अंदर ऐड करता है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगेन वही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एक्सपर्ट सिस्टम। वो किस पे बेस करता है, नॉलेज एंड रीजनिंग पे बेस करता है। अब नॉलेज एंड रीजनिंग क्या था, इससे पिछला टॉपिक हमारा, आपको अगर याद हो तो पूरे पिछले लेक्चर्स ही नॉलेज और रीजनिंग पे थे, हमने कितना डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पर भी इन्होंने जस्ट नाम लिख दिए, क्योंकि कंसेप्ट आपने पीछे क्लियर कर लिया है। यहाँ पर नाम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन में। अब देखें, हिस्ट्री से मुराद कि आपको पता चले कि एक्सपर्ट सिस्टम है क्या, इस पर कैसे काम हुआ, ये कैसे चल रहा है। यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, या कोई 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं उठा के देंगे कि आप इसकी हिस्ट्री को डिफाइन करें, या इस तरह से यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, MCQs के लिए पहले बताया कि इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, जैसे जनरल के बारे में लिखा हुआ, ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है, और इसको एक नासा इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी फेमस है, NASA नासा इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर रिसर्च के लिए, डिफरेंट प्लैनेट्स पर रिसर्च करने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कब जो है वो बना एक्सपर्ट सिस्टम, कब डेवलप हुआ, ठीक है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ या कौन सी जगह पे हुआ, ये इसका काम क्या है। तो ये इस तरह छोटे छोटे काम जो हैं वो आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं। उसके लिए इसको आप रीड कर लें, यहाँ पर बाकी कोई भी कंसेप्चुअल वर्क नहीं है जो आपको करवाया जाए। फिर उसके बाद है माइसिन के बारे में पूछा गया है कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो ये भी आपके जो लाइक आप कह सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह में आप डॉक्टर जब डायग्नोसिस वगैरह आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो,
तो उसके पीछे जो कंप्यूटराइज वर्क होता है वो इसकी हेल्प से होता है, ठीक है। आप एक्सरे वगैरह करवाते हो, आपके ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना, ठीक है, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उन पे आगे मज़ीद तहकीक करना, उनको देखना, ठीक है, टेस्ट वगैरह उनको रिपोर्ट की, जो सारे काम होते हैं ये इसकी मदद से होते हैं, ठीक है। RIXCON के बारे में बताया गया कि पहले दौर में जब हमारे पास कंप्यूटर थे तो उसमें यह था कि वो साइज़ में बहुत बड़े और उनके अंदर मेमोरी बहुत जो है वो पूरे पूरे रूम में, आपको पता है ना, कंप्यूटर आते थे। सो उसको इसकी मदद से ना, RIXCON की मदद से, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को जो है वो, ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिएगा साइज़ और हर चीज़ें अपने जो है वो, इवन कि अब आप एक कंप्यूटर को अपने पॉकेट में ले सकते हो। सो इतना इसका साइज़ वगैरह कम किया गया, ये भी इन एक्सपर्ट्स की मदद से हुआ। अब अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम, अच्छा यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर तो आप MCQs के लिए फाइल करते हैं तो फिर इन थ्योरी को भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम। कंपैरिजन के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से एक टेबल बनाकर आपको आसानी से बताया कि कंपैरिजन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, कंपैरिजन में सबसे जो पहली चीज़ लिखी वो है इश्यूज, और सेकंड है ह्यूमन एक्सपर्ट्स और सिस्टम एक्सपर्ट्स दोनों, ठीक है। सिस्टम एक्सपर्ट को भी एक्सप्लेन किया गया और ह्यूमन एक्सपर्ट को भी। ये भी MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपका। इसमें क्या है, इशू में सबसे पहले बताया कि अवेलेबिलिटी का मतलब है कि देखिए, अगर ह्यूमन एक्सपर्ट है ना तो वो तो हर जगह आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। लाइक एक आम बंदा तो नहीं होता ना ह्यूमन एक्सपर्ट, वो तो ज़ाहिर एक्सपर्ट है तो काफ़ी लाइक डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो वो आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एक इशू है। सो अगर एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो अगर आपके पास एक सिस्टम है तो वो आपके पास अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ह्यूमन एक्सपर्ट जो होता है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह जियोग्राफिकल लोकेशन में भी उसकी लोकेशन अलग हो सकती है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना लोकेशन में, ह्यूमन एक्सपर्ट तो हर वक्त नहीं होता पास, तो लोकेशन का भी इशू हो सकता है, लेकिन इस सिस्टम की बात करें तो वो आपको हर जगह मिल सकता है। इसी तरह इनके और भी बहुत से काम हैं, जैसे इसमें परफॉर्मेंस आ गई है, स्पीड आ गई है, कॉस्ट आ गई है। हो सकता है कि आप को अगर कोई इशू है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो ह्यूमन एक्सपर्ट की, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम देखें तो उसकी कॉस्ट जो है वो लो होगी। और उसके अलावा नॉन पेरिशेबल है, मतलब आप अगर देखें कि कोई ख़राबी वगैरह नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है। ख़राबी का मतलब ये है कि आपको रॉन्ग आंसर देना ये नहीं है, ये इस सिस्टम के अंदर काम नहीं है। अगर तो उसके अंदर ठीक से मतलब फिक्स किया गया सारा, वो आपको आंसर ठीक करेगा। हाँ, एक शर्त पे वो आपको ख़राब आंसर दे सकता है, गलत आंसर दे सकते हैं, कि अगर आप क्वेश्चन ही गलत इंटर करते हो, तो लाइक आप प्रोग्राम का कोड ही गलत देते हो तो फिर वो आपको आंसर नहीं करेगा, मतलब काम ठीक से नहीं करेगा। कैन बी रिप्लेसेबल, रिप्लेस हो सकते हैं। ये नहीं, रिप्लेस होने का मतलब है कि एक्सपर्ट सिस्टम की जो इशू है वो ये है कि वो अगर उसका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर देते हो, लेकिन ह्यूमन एक्सपर्ट में तो ऐसा नहीं होता ना। सो सिस्टम एक्सपर्ट में ये काम होता है, ठीक है। ये टेबल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इजी सा है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है रूल्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। तो रूल्स में भी वही चीज़ें हैं जो अभी हमने टेबल में देखी। सबसे पहले रूल यही है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपके पास ह्यूमन एक्सपर्ट मौजूद नहीं होते, तो वहाँ फिर आप किसकी मदद से काम लेते हो, आप सिस्टम से ही काम लेते हो, ठीक है। फिर उसमें ये लाइक आप अगर चाहते हो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपको कोई भी ह्यूमन एक्सपर्ट आपके पास नहीं है और आपके पास आप सिस्टम एक्सपर्ट से काम ले सकते हो, उसकी भी एग्जांपल आप सेम गूगल वाली ही ले सकते हो, ठीक है। गूगल आपके पास हर वक्त मौजूद है आपके पॉकेट में, आप फ़ोन का यूज़ करके, आपके पास एक्सपर्ट तो मौजूद नहीं था लेकिन आपने क्वेश्चन का आंसर भी ले लिया, सोल्यूशन भी ले लिया, हर चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है असिस्टेंट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपको एक्सपर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है और साथ एक्सपर्ट ह्यूमन की भी, यानी दोनों का मिलके काम करने में असिस्टेंट एक्सपर्ट आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ आर एक्सपर्ट सिस्टम यूज़। एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम अभी हमने बात की कि एक्सपर्ट सिस्टम को हम सबसे पहले हमने बताया ना कि हम हॉस्पिटल वगैरह में भी एक्सपर्ट सिस्टम ही सारे यूज़ हो रहे हैं। आप कोई डिज़ाइनिंग करें, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इन सारे कामों में एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। कोई मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, गूगल पे काम कर रहे हैं, या फिर आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं, तो पीछे कौन काम कर रहा है, वर्क किस पे हो रहा है, सारा एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से हो रहा है,
ठीक है। तो ये सारे, अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन आए कि वो वर्क कैसे करता है तो आप यही टॉपिक उठा के लिखें। उससे रिलेटेड आपके पास जो नॉलेज है, आपको पता है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, डायग्नोसिस वगैरह के लिए, हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होना, उसके लिए यूज़ होता है। जितनी भी मशीनरियाँ यूज़ होती हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस के लिए, लाइक अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और वो हेल्प लेना चाहता है और टीचर उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो गूगल से, इंटरनेट से, यूट्यूब से वो अपनी हेल्प लेकर अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारे एक्सपर्ट सिस्टम ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी इससे रिलेटेड आपके पास जितना नॉलेज है, जितना आपने सीखा एक्सपर्ट सिस्टम में, वो आप लिख सकते हैं। फिर एक्सपर्ट सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप इस मॉडल को जो है वो देख लें। एक्सपर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। वर्किंग मेमोरी है उसकी, सबसे पहले जो जिसमें आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी सारी आ जाएगी, और सेकंड स्टेप उसका नॉलेज बेस है जिसमें आपके पास सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाएगी। बस ये 2 स्टेप आपने याद रखने और इस सिस्टम को आपने ड्रा करना सीख लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, नॉलेज बेस आपने पीछे पढ़ा था ना कि नॉलेज बेस का क्या मतलब होता है। नॉलेज बेस लाइक वही इंसान एक्सपर्ट सिस्टम या एक्सपर्ट ह्यूमन कहलाता है जिसके पास नॉलेज होता है। जो आपके सिस्टम में फिक्स करने के लिए भी नॉलेज फिक्स कौन करता है, जिसके पास नॉलेज होता है। लाइक जो एक्सपर्ट बंदा होता है ना, एक्सपर्ट ह्यूमन की मदद से ये एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर जो है वो नॉलेज स्टोर किया जाता है। और उसके अलावा इसमें जो है वो कुछ एक्सपर्ट सिस्टम के डोमेन्स हैं, वो तीनों डोमेन्स के नाम याद रख लें, एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ये कुछ एग्जांपल हैं लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, सो एमसीक्यूज़ के लिए बताया इंपॉर्टेंट है, उसको कर लें। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक्सपर्ट सिस्टम के हैं, यहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्ट की भी हो सकती हैं, एक्सपर्ट की पूछी गई है, सिस्टम की पूछी गई हैं। तो अब तक जो आपने पढ़ा उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके माइंड में अभी आ रही होंगी, क्योंकि आपने एक्सपर्ट सिस्टम को समझ लिया कि आपको कितने उसके फ़ायदे हैं। ठीक है, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। लाइक एक्सपर्ट आप कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो परफॉर्मेंस पे हम बात करें तो परफॉर्मेंस उसकी हाई होती है, हाई होनी भी चाहिए और होती भी है। अगर हाई नहीं है तो आप ये एक्सप्लेन करें कि हाई होनी चाहिए, बिकॉज के आपको परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि लाइक आप गूगल पे कोई सर्च करते हो तो आपको घंटों घंटों वेट तो नहीं करना पड़ता ना, आपको फ़ौरन से आंसर मिल जाता है। हाँ, समटाइम इंटरनेट का कनेक्शन वीक होने की वजह से आपको वेट करना पड़े, बाकी उसके पास जो आंसर होता है वो आपको प्रोवाइड कर देता है, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज होता है। फिर उसके बाद हाई परफॉर्मेंस के बाद हाई रिस्पॉन्स भी हो सकता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडेबल आपका सिस्टम होना चाहिए। एक्सपर्ट सिस्टम जो है, लाइक आप क्वेश्चन देते हो तो उसको समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यानी ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट एरिया में अगर कोई बंदा माहिर है, कोई एक्सपर्ट ह्यूमन है, तो उसके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, वो इस काबिल हो कि वो डिसीजन ले सके। तो वो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने उसकी खुसूसियात को लिखनी है, और अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो आपको 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपर्ट सिस्टम की लिखनी होती है, बस इससे ज़्यादा काम नहीं। और ये टॉपिक पूरा जो है आप इसको रीड कर सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसकी खुसूसियात पूछी गई हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है पीपल इन्वॉल्व इन एक्सपर्ट सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीपल कौन कौन से इन्वॉल्व है एक्सपीरियंस एक्सपर्ट सिस्टम में, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या है कि डोमेन एक्सपर्ट। डोमेन एक्सपर्ट कौन सा होता है, ये वो बंदा होता है जिसके पास पूरा का पूरा नॉलेज होता है। लाइक अगर वो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड उसको हर इन्फॉर्मेशन, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको केमिकल्स का सारा पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वर्क करना। उसके बाद वो डिसीजन भी ले सकता हो, यानी उसको कंफर्म हो कि ये काम करने के बाद ऐसा होगा। तो जब आप एक एक्सपर्ट सिस्टम तैयार कर रहे होते हो तो आपके पास सबसे पहले डोमेन एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, यानी एक ऐसे बंदे का होना ज़रूरी है जिसके पास ये पूरा नॉलेज हो उसके पास। ठीक है, उसके बाद कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हों, उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हों। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, नॉलेज इंजीनियर। एक आपके पास इन्वॉल्व होता है नॉलेज इंजीनियर, जिसका काम होता है कि डोमेन एक्सपर्ट से नॉलेज लेके वो सारा कलेक्ट करता है। ठीक है, इसका ये काम होता है, और कलेक्ट करके कहाँ फिक्स करता है, उसको सिस्टम के अंदर। ठीक है, फिर उसको यानी उससे पर्सन से लेने के बाद उसको डिज़ाइन करता है, फिर उसके बाद टेस्ट करता है, फिर एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर जो है वो उसको फिक्स कर देता है। ये काम होता है नॉलेज इंजीनियर का, कि पूरा इससे काम लेगा और फिर उसको कहाँ फिक्स करेगा, मशीन के अंदर। और फिर लास्ट में जो होता है वो एंड यूज़र होता है जो उसको यूज़ करता है। यहाँ तक आपका ये लेक्चर जो है वो कवर हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद इन्फेरेंस मैकेनिज्म का लेक्चर स्टार्ट होता है, जिसमें फॉरवर्ड चेंजिंग और बैकवर्ड चेंजिंग है। जो आपका फाइनल टर्म का पार्ट है, मिड टर्म का पार्ट जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी एक्सपर्ट सिस्टम में। सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं रिव्यू करवा देती हूँ कि एक्सपर्ट सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
उसमें एक्सपर्ट सिस्टम की डेफिनेशन होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थ्योरी में लिखने को आ सकती हैं, और जो छोटी छोटी बाकी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। होप्स हो कि आप समझ आ गई हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।